गुड इवनिंग। कैसे हैं? कैसे हैं? आए क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बातचीत तो होते रहेगी। अब देखें यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक ना। अब यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्या है? वास्को डी गामा। तो यहाँ देश है, उसका मिलान करना है। कौन किस देश का है? तो वास्को डी गामा किस देश का था? तो पुर्तगाल था। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का? ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का। तो फिर अब मिला दिया जाए, आंसर कौन होगा? तो अब देखें ए का 2, ए का 2 किस में है? तो इसमें है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस किस में? 1 में है। और कैप्टन कुक किस में है? 4 में है। तस्मान किस में है? 3 में है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी बी होगा। क्लियर? अब यहां पूछिएगा क्या? यह पूछे मिलाने वाला तो ये पूछेगा ही। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो मई 1498 ईस्वी में। भारत में कहां आया था? कालीकट आया था। कालीकट। पूछेगा कालीकट का शासक कौन था? तो जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। पूछेगा कालीकट कहां है? तो केरल में है, ठीक ना। अब यहां पर है क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए कोलंबस की जब हम बात करते हैं, कोलंबस का किस देश का था, इस प्रश्न को लेकर विवाद रहा है। बहुत जगह आपको मिलेगा कि कोलंबस स्पेन का था, तो यह भी मिलेगा यह इटली का था, ठीक है। दोनों ध्यान में रखना है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वह डेट याद रखना है। कौन कौन? स्पेन और इटली। अब कोलंबस में हम कौन सा चीज याद रखें? दो प्रश्न पूछे। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किसकी खोज किया था? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। अब प्रश्न यह पूछेगा कि नई दुनिया के नाम से किस देश को जानते हैं? तो नई दुनिया के नाम से, नई दुनिया के नाम से किस देश को जानते हैं? तो अमेरिका को जानते हैं। अब यहां कैप्टन कुक है, तो कैप्टन कुक किस देश का था? तो कैप्टन कुक किस देश का था? तो यह ब्रिटेन का रहने वाला था। कहां का? ब्रिटेन का था। तो कैप्टन कुक किस देश का खोज किया था? तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब ये तस्मान है, यह डच नागरिक था। क्या था? डच नागरिक, नागरिक। पहले नीदरलैंड, डच लोग कहां के रहने वाले थे? डच लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे। कहां के? नीदरलैंड के रहने वाले थे। और नीदरलैंड को हम किस नाम जानते हैं? तो नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम जानते हैं। किस नाम से? हॉलैंड के। आगे बढ़ जाएं, आइए। यहां देखिए फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? मैं पूछ रहा है कि फर्रुखसियर जो फरमान जारी किया, इसमें 4 ऑप्शन में कौन है जिसे लाभ मिला था? तो कौन है? मुगल भूमि बंदोबस्त को मिला था? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में मराठा शासन को मिला? नहीं मिला। बंगाल में अंग्रेज व्यापार को मिला था? बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी होगा। लेकिन इसका आंसर सी क्यों होगा? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के संबंधित कुछ बात को याद रखिए। मुगल बादशाह फर्रुखसियर पहला मुगल बादशाह था जो पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था। कहां? पटना में। मुगल बादशाह फर्रुखसियर को किस नाम जानते हैं? घृणित कायर बादशाह के नाम से जानते हैं। घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं। और ये किसके सहायता से गद्दी पे बैठा था?
यह सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पे बैठा था। और सैयद बंधु को हम क्या कहते हैं? शासक निर्माता के नाम जानते हैं। किस नाम से? शासक निर्माता। शासक निर्माता, नृप निर्माता, नृप निर्माता एवं किंग मेकर के नाम जानते हैं। किंग मेकर। अब देखिए, फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधा दी, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया कंपनी के मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसके तहत फारूक सियर ने यह व्यवस्था किया, इसके तहत फारूक सियर ने 3000 रुपये वार्षिक भुगतान पर अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दी। यानी मतलब अंग्रेज साल में 3000 रुपया देंगे और बंगाल में जब व्यापार करेंगे तो उनके सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इसके आंसर सी हो जाता है। ठीक ना? आप देखिए यहां पर मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कुल की सहायता से सही उत्तर सुनिए। तो देखिए, फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में उसने बंगाल का सूबेदार बनाया, यह सही है। 1719 में उसे बिहार की भी सूबेदारी दी गई, यह सही नहीं है। 1720 ईस्वी में उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया, और यह भी सही है। 1700 से 1707 के बीच वह मुगल साम्राज्य का वजीर था, यह भी गलत है। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है क्या, तो सत्य सही उत्तर चुनने की बात हो रही है। इसमें दो ही सही है। कौन कौन? तो 2 और 4। 2 और 4 किस में है? तो सी में है। 2 और 4 किस में? ए में है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक ना? देखिए 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच। तो अब प्रश्न उभरता है कि बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि देखना है। देखो, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। अब प्रश्न उभरता है बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं अंतिम पेशवा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। और इस संधि के तहत पेशवा अपनी स्वतंत्रता खो दिया। इस संधि के तहत पेशवा अपनी स्वतंत्रता खो दिया। अपनी स्वतंत्रता खो दिया क्यों? इसलिए जब बेसिन की संधि किया, एक तरह से पेशवा बिक गया। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं, अब पेशवा को किसी राजा के साथ, किसी राज के साथ संधि करना है, उसे अंग्रेज से पूछना होता था। कुछ भी करना है अंग्रेज से पूछना होता था, यानी उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो। और इस प्रकार पूछ ये भी सकता है बेसिन की संधि कब हुई? तो 31 दिसंबर 1802। किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। और इस संधि की खासियत क्या थी? इस संधि के द्वारा पेशवा अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर। यहां देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। तो निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानतया इसके कारक के रूप में जोड़ कर देख सकते हैं? यानी इतना लंबा चीज बोल दिया है, बोलकर ये क्वेश्चन को काफी टफ कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है।
इसमें ये देखना है इसमें पूछ किसके बारे में रहा है, तो पूछ रहा है किसके बारे में, तो कर्नवालिस की भू व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे कि भू व्यवस्था के बारे में यहाँ किसका उल्लेख है, 1793 में। तो ये कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी, इसे ही हम अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं, इसे ही अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा कहते हैं, इसे ही हम अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा कहते हैं। अब इसमें है कि जोड़ कर देखिए, तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बिल्कुल ये लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था, और अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं, और इसके तहत जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया, और अस्थाई बंदोबस्त प्रथा के तहत जमींदार को अपना बना लिया। इसलिए आज भी देखिएगा गांव घर में बड़े बड़े जो जमींदार होंगे आज भी वो अंग्रेज के पक्षधर हैं। अस्थाई बंदोबस्ती की तरह रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यानी जमींदार को अपने पक्ष में करके अपनी ताकत को बढ़ाना था, इसलिए ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों की आधिपत्य बनाना, बिल्कुल जमींदार हमारा हर गांव का जमींदार मेरे पक्ष में रहेगा तो सब चीज ठीक है, यह भी सही है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, यह भी सही है। आज भी गांव घर में देखिएगा पंचायती कौन करता, जो ज्यादा ताकतवर है, जो जमींदार है, वो फलना बाबू है, वो गलती करेंगे तो उन पर कोई पंचायती नहीं होती है, लेकिन वह दूसरों की पंचायती करते हैं, दूसरे की गलती को ढूंढते हैं, अपनी गलती पर उनकी कभी पंचायती नहीं होती, और इसका आंसर सी होगा। इसमें से क्या है, ये तीनों सही है, इसमें से एक भी असत्य नहीं है ना, तीनों सही है, इसमें से एक भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, एक भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सभी सही है। अब देखिए निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, ये क्वेश्चन भी है। इसका आंसर क्या होगा, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, और इसका आंसर ए होगा। याद रखना है, सर जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा, तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह, क्या कहा, सिपाही विद्रोह कहा, सिपाही विद्रोह, याद रहेगा। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वीर सावरकर ने ही 1904 ईस्वी में, कहा, महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा, भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों का संगठित प्रयास था। याद रखना है, डिजरेली ने किया, अंग्रेज
डिजरेली ने क्या लिखा था? अंग्रेज डिजरेली ने कहा था 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, संज्ञा दी थी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। देखिए, निम्नलिखित की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ कि महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, और वह कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ये, देश के लिए लिखित संविधान। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, सही है। एक संघ की योजना पर विचार, सही है। अब यहां पर हम देखते हैं कि याद रखिएगा इसमें प्रश्न क्या पूछेगा। 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम है, सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम। याद रखे है 1919 के एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली को 1919 के एक्ट के तहत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। अब प्रश्न उभरता है कि द्वैध शासन प्रणाली कहते किसको है? जब शासन की सुविधा के लिए शासन को दो भागों में बांट दिया जाए। अब देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। याद रहेगा 1935 के अधिनियम के तहत, एक बात और याद रखिए, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। आगे बढ़ जाएं। देखिए यहां पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका सही आंसर कौन होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम
स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्यों ना हो, विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खराब से खराब, खराब से खराब स्वदेशी राज्य उससे अच्छा होता है, उससे अच्छा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने, विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने एवं स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की थी, क्लियर। अब यहां पर राजा राममोहन राय की बात करते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? जन्म 1772 ईस्वी में। कहा? तो बंगाल के राधानगर। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की है? आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद के जन्म के याद में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे बढ़ जाए। देखिए यहां पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में। खांसी विद्रोह कब हुआ था? 1829 में। ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। ठीक ना? और ये 3 विद्रोह के बारे में अलग से पढ़ाएंगे आने वाले सेट में, ठीक ना? अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इस पर हम कई बार इस सेट पर इसकी हम व्याख्या किए हैं, एक बार व्याख्या और भी करेंगे। फिलहाल आज यहीं तक इसको रहने दीजिए। यहां पर देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुआ, बिल्कुल सही। तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए। उपर्युक्त में से कोई। अब देखें लॉर्ड कर्जन की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर
1905 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने एवं स्वदेशी वस्तु पर बल दिया गया था। यहां देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। कौन था? तो मुंगेर था। कौन था? तो मुंगेर था। तो जी हाँ, ये बात किसकी हो रही है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में क्या हम देखते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। भारत छोड़ो आंदोलन समय ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बच्चों ने किस सेना का गठन किया था? बच्चों ने किस सेना का गठन किया था? बानर सेना का। बच्चों ने बानर सेना का गठन किया। बच्चियों ने किस सेना का गठन की थी? बच्चियों ने मंजरी सेना का। किस सेना का? मंजरी सेना का गठन की थी। आइए यहां पर देखिए, यहां पर व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण प्रारंभ हुआ था, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। यह विवरण किस काल की सामाजिक व्यवस्था का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? और यह है ए, ऋग्वैदिक का। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में आया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में आया। सूक्त यानी दोहा को कहा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में आया है, एक व्यक्ति था, उसका पिता डॉक्टर था, माता अनाज पीसने वाली थी और स्वयं कवि था। इससे यह लगता है एक ही परिवार में विभिन्न तरह के काम करने वाले लोग एक साथ रहते थे। उस समय ऋग्वैदिक काल में, यानी उस समय जाति का निर्धारण व्यक्ति की योग्यता एवं कार्य करने की क्षमता के आधार पर होती थी। ऐसा नहीं था एक ब्राह्मण का लड़का अयोग्य है तो वह भी ब्राह्मण कहलाएगा, एक क्षत्रिय का लड़का कायर है तो वह भी क्षत्रिय कहलाएगा, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में चारों वर्णों की स्थापना हो चुकी थी और यह कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, यानी जन्म आधारित हो गई। अब ब्राह्मण का लड़का मूर्ख भी है तो ब्राह्मण कहलाया, और क्षत्रिय का लड़का का कायर भी है तो क्षत्रिय कहलाया। और यहीं से वर्ण व्यवस्था में खराबी आ गई। समझिए, अब देखें यहाँ पर ये जो बात कही गई है किस ऋग्वेद के 9वें मंडल, इसमें क्या गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में चारों
वर्णों की स्थापना हो चुकी थी, हो चुकी थी। लेकिन यह व्यवस्था कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल आते 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 यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई, वंशानुगत हो गई। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जिसका नाम जौ है। और ऋग्वेद में जौ के लिए कौन शब्द आया है? यौ शब्द आया है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में गेहूं को क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में गेहूं को गोधूम कहा गया है। चावल को क्या कहा गया है? चावल को व्रीहि कहा गया है, चावल को व्रीहि कहा गया है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? और इनमें से सत्य कथन चुनने की बात की जा रही है, तो सत्य कथन चुनना है। यहां देखिए, सुत निपात, यानी ये क्या है? सुत निपात ये प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में गाय को क्या कहा गया है? अंदा, वंदा, सुखदा कहा गया। यह बिल्कुल सही है। आम लोगों की भाषा प्राकृत में बौद्ध साहित्य की रचना हुई, गलत है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। याद रखना है कि किस भाषा में? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, अर्धमगधी भाषा, प्राकृत में नहीं, अर्धमगधी भाषा, इसलिए गलत हो गया। बौद्ध धर्म के कारण बुद्धिवाद का महत्व बढ़ गया, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सत्य चुनना है। सत्य दो ही है, 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है? सी में मारना है, सी मारना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आगम। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था? तो 29 वर्ष। तो महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था? 30 वर्ष। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 72 वर्ष। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष। ये छोटी छोटी बात जो है ना, गलत हो ही जाती है, इसलिए इसे बार बार देखना ही पड़ता। अब यहां आइए, महाजन पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसको इसे घेर दिया कीजिए, घेर दीजिएगा तो आप सुरक्षित होइएगा। अब पढ़िए, महाजन पद की कई राजधानी में किलेबंदी की गई है, बिल्कुल सही है। अधिकतर महाजन पद की एक राजधानी होती थी, बिल्कुल सही है। राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थर से की जाती थी, केवल पत्थर से। देखो यही लाइन गलत है, केवल पत्थर से नहीं, पत्थर के अलावा ईंट एवं अन्य चीजों का भी प्रयोग होता था, इसलिए गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। अब देखिए यहां पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, देखें बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ, एवं जैन ग्रंथ
भगवती सूत्र से 16 महाजनपद 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक ना। आइए देखिए 15 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां है, इसरबाकू शासकों ने दक्कन खनिज स्रोतों का उपयोग किया। बिल्कुल सही है। इसरबाकियों के शासन काल में अमरावती प्रमुख बौद्ध केंद्र बन गया था, यानी अमरावती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये वर्तमान समय में कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और अमरावती का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म। नागार्जुन कोंडा, और यह भी सही है, नागार्जुन कोंडा इसवाकुओं के काल में बौद्ध केंद्र बन गया। यह भी सही है। नागार्जुन कोंडा कहां है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और यह जगह का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किस में है? तो सी में। देखिए संगम समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखें, और यहां पर सत्य चुनना है। तो देखिए यह मेलकनक्कू एक आख्यानात्मक ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। कोलकनक्कू एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। क्योंकि सत्य चुनना है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर देंगे कौन? 1 और 2। अब इसमें हम संगम की बात करते हैं, तो संगम में हम क्या ऐसा चीज चुने जो प्रश्न पूछते और वह प्रश्न मेरा सही भी हो जाए। तो 3 संगम। कितने संगम हुए हैं? 3 संगम हुए। कितने संगम? कुल 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम कब हुआ था? प्रथम संगम कहां हुआ था? मदुरै में हुआ था। प्रथम संगम की अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम कहां हुआ था? द्वितीय संगम कपाटपुरम में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के समय एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तोल्कापियम। जिसका नाम है तोल्कापियम। एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम है तोल्कापियम। और यह किसका ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ है। तोल्कापियम एक तमिल ग्रंथ है। और तोल्कापियम की रचना किसने किया था? एक विद्वान ने किया था जिसका नाम था तोल्कापियम। तीसरा संगम कहां हुआ था? तीसरा मदुरै में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? नकीरर ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ जाए। देखिए यहां पर कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण लागू किया था। यह सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। यह गलत है। ए सही है, आर गलत है। इसका सही है, ए सही है और आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपना, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना रखना।
जिसका काम था, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण के कार्यों का निर्माण हेतु एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवाने रियासत। अब देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया था, जिसका उद्देश्य कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की, जिसका क्या उद्देश्य था? जिसका उद्देश्य बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। आइए यहां देखिए, विजयनगर सैन्य प्रशासन में अमर नायक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अमर नायक, सत्य कथन चुनना है। यहां है कि अमर नायक प्रणाली के तत्व एकता प्रणाली से मेल खाते हैं, यह सही है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। अमर नायक राजा को वर्ष में 2 बार भेंट भेजा करते थे, ये गलत है। क्योंकि सत्य चुनना है, इसका सही आंसर होगा 1 और 2। 1 2 सही है तो ऑप्शन में 1 2 है, 1। विजयनगर काल में विजयनगर काल में सेना नायक को नायक कहा जाता था, और नायक को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम भूमि कहा जाता था। अब देखें यहां पर, विजयनगर काल में सेना नायक को नायक कहा जाता था। नायक को उसकी सेवा के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम भूमि कहा जाता था। विजयनगर काल में
ग्राम प्रशासन को संचालित करने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति होती थी, जिसे आयंगर कहा जाता था। आयंगर का पद वंशानुगत होता था। वह अपने पद को बेच सकता था या गिरवी रख सकता था। आयंगर की अनुमति के बिना गांव की जमीन को ना खरीदी जा सकती थी और ना बेची जा सकती थी। इधर देखिए, भक्तिमय राजकुमारी मीराबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका विवाह सिसोदिया कुल में हुआ था। बिल्कुल सही है, यहाँ सत्य कथन चुनना है। उन्होंने कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य स्वीकार किया। बिल्कुल सही है। उन्होंने सूरदास को अपना गुरु माना था। गलत है। तो सत्य चुनना कर रहा था। 1 और 2 सही है। 1 2 किस में है? तो बी में है। राजस्थान की धरती पर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मीराबाई को जाता है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। यह मेरता के शासक थे। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। यह मेवाड़ के शासक राणा संगा के पुत्र थे। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपना अधिकांश समय मथुरा में बिताई थी। पूछेगा, मीराबाई ने कहां पर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाई? राजस्थान। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? रतन सिंह राठौर। यह कहां के राजा थे? मेरता के। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। यह कौन थे? मेवाड़ के शासक राणा संगा का पुत्र। मीराबाई ने किस भक्ति में? कृष्ण भक्ति में अपना अधिकांश समय कहां बिताई? मथुरा में। देखिए यहां पर मध्यकालीन भारत के किस शासक ने कहा था कि न्याय धार्मिक कृतियों में से सबसे श्रेष्ठ है और इसका अनुमोदन काफिर तथा मुसलमान दोनों करते? कौन कहा था? शेरशाह। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? हसन सुर था। क्या था? हसन सुर था। शेरशाह दक्षिण बिहार की गद्दी पर बैठने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं चित्तौड़ की रानी कौन थी? चित्तौड़ की रानी कौन थी? कर्णवती। हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी। हुमायूं को राखी भेजकर किसके खिलाफ सहायता मांगी थी? गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ। इस्लाम शाह कौन था? शेर शाह का पुत्र था। आइए 21 में आइए।
मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था में मध्य वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य वर्ग, मध्य वर्ग किसको कहते हैं? तीन समाज हमेशा से तीन वर्ग में बटा है, उच्च, मध्य और निम्न। तो मध्य वर्ग किसको कहा गया? बीच वाला को। बर्नियर के अनुसार भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। ठीक है, मध्य वर्ग का अर्थ व्यापारी और दुकानदार था। बिल्कुल सही है। मुगल कालीन मध्य वर्ग का जीवन स्तर अमीरों और गरीबों के मध्य में होता था। यह भी सही है। एक, दो और तीन दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? बी। अब बर्नियर, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है? बर्नियर, बर्नियर कहाँ का था? देखो यहां पर बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। कौन था ये? चिकित्सक था, चिकित्सक था। और शाहजहां के बेरा, और यह शाहजहां के 12 बेटा दारा सिको, बड़ा बेटा दारा सिको के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। अब दारा सिको मुगल राजवंश का सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान था। देखो 22 में मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त था। याद रखना है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? असरफी कहा जाता था। तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। चांदी का सिक्का क्या कहा जाता था? रुपया, रूपा। गुप्त काल में भूमि का उपज का कितना? 1/6 दिया जाता था। याद रखना है। गुप्त काल का वो कौन सा शासक था जो संगीत का रुचि था? संगीत में रुचि था। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? बीना। याद रखना, बीना। और बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। किसके हाथ में होता है? मां सरस्वती के हाथ में। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी के सेनानायक, मोहम्मद गोरी के सेनानायक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश चांदी का जो सिक्का चला उसे क्या नाम से जानते हैं? टंका। तांबा का जो सिक्का चला है उसे क्या कहते हैं? जीतल। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का
सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो चेर राजवंश। चेर राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मेदिनी राय। और चेर कहां से शासन करते थे? पलामू। पाल वंश कहां पर शासन किया? बंगाल एवं बिहार। पाल राजवंश की स्थापना कौन किया था? गोपाल। गोपाल की धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया था? जलाल खां। दक्षिण बिहार के शासक। दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने शेर शाह को बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। यहां देखिए, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। कब? 1580 से। अकबर के समय में अकबर के 1580 ईस्वी में सूबों का गठन किया गया था। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इस प्रकार इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। किसके साथ हुई थी? मुगल बादशाह
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। किसके साथ? अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ। अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ। आप आइए। 28वें हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? शाहाबाद। बाबू वीर कुंवर सिंह विद्रोहियों 1857 के विद्रोह के समय बाबू वीर कुंवर सिंह विद्रोहियों का नेतृत्व कब किया था? कब नेतृत्व किया था? कब? 27 जुलाई 1857। बाबू वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को किस अंग्रेज को पराजित किया था? ली ग्रांट। इसलिए प्रत्येक वर्ष बिहार में 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। अब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858। बाबू वीर कुंवर सिंह व विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? उनका भाई अमर सिंह। बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन विनसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखना है जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे पढ़िए, अगर काम का है तो लीजिए। 29वें बिहार में 1857 के विद्रोह बाबू वीर कुंवर सिंह के अनुयायी कौन थे? तो कौन थे? अमर सिंह उपर्युक्त में से एक से अधिक। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में अमेरिका से दास प्रथा समाप्त किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय जेफरसन ने लिखा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को अंजाम दिया। इसका सही आंसर होगा ई। कौन? जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड की धरती पर कौन सी क्रांति हुई थी? 1688 ईस्वी। कौन सी क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति। इसे क्या कहते हैं? इसे रक्तहीन क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति किसके समय में? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में।
यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1632 में किस संधि के द्वारा? पुनिया की संधि। रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन। यह यूरोप में होने वाला सांस्कृतिक आंदोलन था। उद्देश्य क्या था? अपनी संस्कृति की रक्षा करना था। स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? उपयुक्त में कोई नहीं। आंसर क्या होगा? रूस। स्लाव लोग किस देश में निवास करते थे? स्लाव लोग किस देश में निवास करते थे? तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था स्लाव लोगों को संगठित करना था। यूरोप पर मित्र देशों का आक्रमण मुख्य रूप से निर्देशित करता है। उपर्युक्त में कोई नहीं। कौन? फ्रांसीसी तट। मित्र राष्ट्रों ने एक जगह चुना था जिसका नाम है फ्रांसीसी तट। इस पर फ्रांस का अधिकार था और यहीं से आक्रमण की योजना बनती थी। कार्डिंग एक प्रक्रिया क्या है जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है? 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गौरवपूर्ण क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? इंग्लैंड से। क्यों हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। एवं पूंजी की अधिकता। और औद्योगिक क्रांति शुरुआत किस उद्योग से हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। पहली कृषि क्रांति कहां हुई थी? इंग्लैंड में। समय क्या है? 1690 से लेकर 1700 38 समय। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। उद्देश्य क्या था? शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। समाजवाद का मानना है क्या? सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया? हिंडनबर्ग।
हिटलर को चांसलर कब बनाया गया? 1933 में। अपने पद पर कब रहा था? तो 1945 ईस्वी तक। हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया था? 20 फरवरी 1920। कहाँ किया? जर्मनी। जर्मनी में कहाँ किया था? म्यूनिक। और नाजी पार्टी के झंडा पर चित्र किसका था? स्वास्तिक का। स्वास्तिक का। किस रंग का था? लाल रंग। हिटलर की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा मीन कैंप। इसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। हिटलर ने क्या नारा दिया था? एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक नेता। कहने दे। आज यहीं तक। और शहंशाह आपको तहे दिल से कहता है, तब तक है।